हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए मित्रों, आपने वीडियो को क्लिक कर ही लिया है तो आपसे एक मैं छोटा सा निवेदन करूंगा कि वीडियो के अंत तक बना रहिए। प्लीज़ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा और आपसे एक निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए मित्रों, आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करने का, लेकिन आपको जिस दिन परिणाम मिलेगा इस चैनल के माध्यम से वो बिल्कुल काबिल तारीफ होगा और उस दिन आप ज़रूर मेरे ऊपर विश्वास करोगे। तो अपन जिस प्रकार से 7th क्लास के सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, 7th क्लास की आरबीएससी की बुकें, उसके अंदर इतिहास का चैप्टर, अगला चैप्टर है अपना राजस्थान के राजवंश एवं मुगल दरबार, राजस्थान के राजवंश एवं मुगल। आज अपन इसका अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो मतलब इसका निश्चित आपको परिणाम मिलेगा। यकीन मानिए, आप जिस प्रकार से अपन इन पाठों को पढ़ रहे हैं, पहले पाठ को पढ़ रहे हैं, फिर नोट्स पढ़ रहे हैं इनके, फिर अपन इनका अध्ययन कर रहे हैं, इनके प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर रहे हैं कंपटीशन के माध्यम से जितने भी बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। विश्वास के साथ अपन अच्छे से तैयारी करेंगे, दम से तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, इसमें राजस्थान के राजपूत राज्यों ने भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का प्रारंभ से ही प्रतिरोध किया है ना, उसका प्रतिरोध किया है, उनका सामना किया है। पृथ्वीराज के बाद मेवाड़ के महाराणा सांगा, मारवाड़ के मालदेव राव, चंद्रसेन, सिरोही के देवड़ा सुल्तान इत्यादि ने इस संघर्ष को जारी रखा। सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। देखो, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किंतु बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं बिहार से आए अफगान सेनापति शेरशाह सूर से हार गया। दिल्ली पर शेरशाह सूर के वंशज अधिक समय तक शासन नहीं संभाल सके। 15 वर्ष के भीतर उसके एक प्रधान हरियाणा में रेवाड़ी के हेमचंद्र सूरी, जो येमू के नाम से प्रसिद्ध है, ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी को जो हेमचंद्र ने, हेमू ने हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। देखो, विक्रमादित्य का मतलब होता है कि दुश्मनों का नाश करने वाला। विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने अपने नाम से सिक्के जारी किए। एक माह बाद 1556 में मुगल सेना ने उसे परास्त कर दिया। कालांतर में दिल्ली पर लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से हुमायूं शेरशाह सूर से हार गया था, लगभग ये 1540 की बात है। 1540 में जो हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था, उसके बाद शेरशाह सूरी ज़्यादा समय तक देखो शासन करता है, लगभग 14-15 साल तक, और उसके बाद में हेमू आता है और हेमू भी फिर हुमायूं से हार जाता है और लगभग 1556 में जो दिल्ली पर मुगलों का फिर से अधिकार हो जाता है। इन शासकों में मुख्यतः अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि थे। मुगल शासकों का सर्वाधिक प्रतिरोध मेवाड़ के महाराणाओं ने किया, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप प्रमुख थे। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली पर अकबर ने राज किया था, उसी कड़ी में उसने कई प्रतिरोध भी झेले, उसने कई आक्रमण भी झेले, किनके साथ विरोध भी हुआ। उनमें से एक थे जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप। मेवाड़ के महाराणाओं में महाराणा प्रताप थे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो चलिए दोस्तों, अपन महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। इस किताब के अनुसार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल, देखो ये तिथि कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, 9 मई 1540 को जन्म हुआ। जैसा कि अभी ठीक थोड़े दिन पहले, अपने 4 दिन पहले ही महाराणा प्रताप की जन्म जयंती बनाई अपन ने। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को कुंभलगढ़ में हुआ था। देखो, ये तिथि भी जो पूछी जाती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को कुंभलगढ़ में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। ठीक है ना, जयवंता बाई थी, वो सोनगरा जाति से थी, सोनगरा, जयवंता बाई सोनगरा। महाराणा प्रताप उदय सिंह की 18 फरवरी
1572 को मृत्यु हो गई। महाराणा उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 को मृत्यु हो गई और उसी दिन महाराणा प्रताप 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्यारोहण हुआ। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से आपको पता है कि जिस राजा की मृत्यु हो जाती थी, राजा की मृत्यु हो जाने के बाद उसी दिन दाह संस्कार के समय ही अगले महाराणा को घोषित कर दिया जाता था। तो देखो उसी समय ही गोगुंदा में इनका राज्यारोहण हो गया था। ये शासन महाराणा प्रताप के लिए कांटों का मुकुट था, किंतु स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप ने इन्हें सहर्ष स्वीकार किया। यानी महाराणा प्रताप ने उनको स्वीकार किया, क्योंकि चारों तरफ मेवाड़ के और आक्रमण हो रहे थे। मुगलों की आंख जमी हुई थी मेवाड़ पर, तो मतलब वो एक कांटों का मुकुट था। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोगुंदा को केंद्र बनाकर समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। जनमानस को स्वतंत्रता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। जनजाति वर्ग को संगठित कर उन्हें अपनी सेना का अंग बनाया। कुंभलगढ़ से लगे गोडवाड़ भूभाग को अरावली की घाटियों में सैनिक व्यवस्था की और सिरोही व गुजरात से लगी सीमा व्यवस्था को भी संगठित किया। देखो जिस प्रकार से अपन मेवाड़ की प्राकृतिक स्थिति देखते हैं, तो मतलब बहुत घाटियाँ और गोडवाड़ का भूभाग है, कंटीली झाड़ियाँ वगैरह अरावली की घाटियों के बीच में उन्होंने मतलब सैनिक व्यवस्था को इकट्ठा किया और गुजरात और सिरोही से लगी सीमा को भी संगठित किया, व्यवस्थित किया। मेवाड़ में 1567 से 1568 में हुए संघर्ष में भयंकरता से अकबर पीड़ित था, अतः शांति प्रयासों व कूटनीति से समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। उसने एक एक करके 4 शिष्टमंडलों को महाराणा प्रताप के पास भेजा, किंतु महाराणा प्रताप ने उसके कूटनीति के प्रयास को एकदम विफल कर दिया। जिस प्रकार से देखो महाराणा प्रताप के राज्यारोहण के पहले मेवाड़ में बहुत ही उत्तराधिकारी मतलब संघर्ष नहीं कह सकते हैं अपन, जो द्वंद्व पैदा हो गया था, तो उससे मतलब अकबर परीक्षित था। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। जलाल खां, मान सिंह को और जो टोडरमल को, और एक थे भगवंत सिंह, कस्वा राजवंश के जयपुर के कस्वा महाराजा भगवंत सिंह। इन 4 शिष्टमंडलों को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनको भी क्या कर दिया, विफल कर दिया। देखिए मित्रों, आगे क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। देखो महाराणा प्रताप इन 4 शिष्टमंडलों से अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर युद्ध होता है। प्रताप को अब अनुभव हो गया था कि युद्ध अवश्यंभावी है। तब प्रताप ने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। मेवाड़ के मुख्य पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश के संकड़े मार्ग एवं सामरिक महत्व के स्थानों पर अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी। मैदानी क्षेत्रों से लोगों को पहाड़ी इलाकों में भेज दिया तथा खेती करने पर पाबंदी लगा दी, ताकि शत्रु सेना को रसद सामग्री नहीं मिल सके। देखो महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी थी। महाराणा प्रताप को सभी वर्गों का पूर्ण सहयोग मिला। जैसा कि अपने को पता है, समाज का बहुत महाराणा प्रताप को भरपूर सहयोग था। अतः जनता युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। जनता, सैनिक तो तैयार ही थे, जनता खुद मानसिक रूप से महाराणा प्रताप के साथ थी, युद्ध करने के लिए तैयार थी। युद्ध अकबर ने अन्य सैन्य अभियानों से मुक्ति पाकर मेवाड़ की ओर ध्यान केंद्रित किया। देखो अकबर ने सारे अपने जितने भी सैनिक अभियान थे उनको छोड़कर सारा का सारा ध्यान मेवाड़ की ओर केंद्रित किया। उसने मान सिंह को प्रधान सेनानायक बनाकर प्रताप के विरुद्ध भेजा, जो लगभग 5000 सैनिकों के साथ आया था। देखो अकबर के इस मान सिंह को भेजने के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। अकबर का ये मानना था कि राजपूत सैनिक होते हैं, राजपूत जो महाराजा होते हैं वो बहुत ही योद्धा होते हैं, युद्ध के लिए बहुत ही पारंगत होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, राजपूत को राजपूत से लड़ाया जाए, इस प्रकार से उसने कुछ रणनीति बनाई थी। इसलिए मान सिंह को प्रधान सेनानायक बनाकर भेजा था। 5000 सैनिक थे उसके सेना में। 18 जून 1576 को प्रातः हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। देखिए ये ऑथेंटिक डेट है, 18 जून 1576 को युद्ध हुआ
महाराणा प्रताप ने युद्ध की शुरुआत की। उसके साथ रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामसा तंवर, झालामान, झालाबींदा, मान सिंह सोनगरा आदि थे। प्रताप के संदावल दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, सारण जैसा आदि तथा मध्य भाग के बाईं और भामाशाह अन्य सैनिक थे। संदावल में ही घाटी के मुहाने पर राणा पूंजा के नेतृत्व में भील लोग तीर कमान के साथ मौजूद थे। अरावल दस्ते में सुंडावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में हकीम खां सूर थे। मुगल सेना सर्वप्रथम आक्रमण इन्होंने किया। देखिए जिस प्रकार से देखो आक्रमण होता है, आक्रमण की एक विशेष रणनीति होती है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर ये सीमा है, इधर से शत्रु सेना आ रही है। क्या होता था कि राजपूतों की एक मतलब टुकड़ियाँ में बटी हुई सेना होती थी। इसको एक मुख्य टुकड़ी होती थी, इनको बोला जाता अरावल दस्ता। एक इधर होती थी संदावल दस्ता। इधर बड़े बड़े जो होते थे सारण वगैरह जो कहते थे, इनको मतलब हौसला बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर रहते थे। और एक पीछे की ओर जो बड़ी बड़ी मतलब महाराजा सरदार वगैरह होते थे, वो अपनी सेना लेकर खड़े होते थे। तो पहले आक्रमण ये करते थे, उसके बाद में फिर ये करते थे, फिर इसके बाद में ये करते थे, और ये इनका मतलब मनोबल बढ़ाते रहते थे। और जो भील जाति के जो लोग थे महाराणा प्रताप के, वो मतलब यहाँ से पहाड़ियों में बैठे हुए इन्होंने मतलब आक्रमण किया था। आक्रमण इतना भयंकर किया था इन्होंने कि एक बार से मुगल सेना के सारे सक्के छोड़ा दिए थे। हालांकि ये पूरा का पूरा जो युद्ध था ये महाराणा प्रताप के पक्ष में रहा। महाराणा प्रताप इसमें विजयी रहे, लेकिन जो मुगल सेना एक निर्णायक युद्ध के रूप में इसको नहीं ले सकी। देखिए आगे क्या दिया, जिससे मुगल सेना को पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गई थी। रही कसर प्रताप के आक्रमण ने पूरी कर दी। देखो पहले अरावल दस्ते ने ये आक्रमण किया था हकीम का सूर के नेतृत्व में। बाकी जो कसर रही थी वो महाराणा प्रताप के नेतृत्व में जो टुकड़ी आक्रमण किया था उससे पूरी हो गई थी। मुगल इतिहासकार बंदाइयों स्वीकार करता है कि मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना तीव्र था कि मुगल सैनिकों ने बनास के दूसरे किनारे 500 कोस तक भागकर अपनी जान बचाई। ये मुगल सेना के साथ बंदाइयों ने करके एक इतिहासकार था, उसने खुद ये बात लिखी है कि मुगल सेना भागकर अपनी जान बचाई थी। हाँ, आगे अब प्रताप के अपने चेतक घोड़े को सलांग लगवाकर हाथी पर सवार मान सिंह पर भाले से वार किया था और मान सिंह बच गया था। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि महाराणा प्रताप ने जो चेतक घोड़ा था महाराणा प्रताप, वो हाथी पर चढ़ गया था और भाले से वार किया, लेकिन ये ओहदे में मतलब मानसिक छिप गया था और ये मतलब इसे सूख गया था, ये जो भाला था ये, और मान सिंह की जान बच गई थी, अन्यथा ये युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। इस घटना में चेतक का पिछला पैर हाथी के सूंड पर लगी तलवार से जख्मी हो गया। महाराणा प्रताप को शत्रु सेना ने घेर लिया, लेकिन प्रताप ने संतुलन बनाए रखा और अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए मुगल सेना में उपस्थित बलिष्ठ पहलवान बहलोल खां के वार का ऐसा प्रतिकार किया कि खान के जिरह बख्तर सहित घोड़े को भी 2 फाड़ कर दिए। देखिए महाराणा प्रताप का वार इतना खतरनाक था कि जो बहलोल खां था, उनके बहलोल खां पर जो इतना मतलब वार किया था, बहुत बलिष्ठ वार किया था, जिससे बहलोल खां घोड़े समेत मतलब कट गया था। और उनके जो बख्तर वगैरह जो पहने हुए थे वो भी मतलब महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से चीर दिए थे। इस दृश्य को देखकर मुगल सेना में हड़कंप मच गया। प्रताप ने युद्ध को मैदान के बजाय पहाड़ों में मोड़ने का प्रयास किया। महाराणा प्रताप एक अच्छे ही मतलब रण विजयी थे। उन्होंने मतलब ये ऐसा नहीं माना कि ये खुले मैदान में अपन युद्ध किया जाए, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास सेना बिल्कुल कम थी और मुगली सेना भी बहुत मतलब बड़ी संख्या में थी। तो मतलब महाराणा प्रताप ने ये सोचा कि अपने को मतलब युद्ध मैदान में नहीं लड़ना है, अपने को मतलब पहाड़ों में लड़ना है। जिस प्रकार घाटियों में अपन जाएंगे, घाटियों में अपने भील सैनिकों की सहायता बहुत अच्छे से मिलती रहेगी। उसकी सेना
के दो भाग एकत्रित होकर पहाड़ों की ओर मुड़े और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। तब तक मुगल सेना को रोके रखने का उत्तरदायित्व झाला मान सिंह को सौंपा। देखो, झाला मान सिंह जो करके थे महाराणा प्रताप के पास, वो महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करके उनको सौंपा गया। झाला मान ने अपना जीवन उत्सर्ग करके अपने कर्तव्य का पालन किया। इस युद्ध में मुगल सैनिकों का मनोबल इतना टूट चुका था कि प्रताप की सेना का पीछा करने का साहस नहीं रहा। जिस प्रकार से दोबारा मुगल सेना का आक्रमण रहा, उसमें मतलब झाला मान ने नेतृत्व किया था और मुगल सेना का मनोबल भी टूट गया था और प्रताप की सेना का उन्होंने पीछा भी नहीं किया था। जिस प्रकार से प्रताप की सेना पहाड़ों में गई तो उसका पीछा भी नहीं कर पाई। अब देखिए युद्ध का परिणाम क्या रहा। कई इतिहासकार और कई बुकें इसको अपने को भ्रमित करती हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या रहा। तो साफ बात है, युद्ध का परिणाम महाराणा प्रताप के ही पक्ष में रहा। लेकिन किताबें क्या कहती है, देखिए किताब ये कहती है मेवाड़ की इस विजय ने, मेवाड़ की साफ सीधी विजय हुई। प्रताप के नेतृत्व में ने जनमानस का विश्वास दृढ़ कर लिया। जिस प्रकार जनता का प्यार मिला था महाराणा प्रताप को, वो और दृढ़ हो गया और मजबूत हो गया। अब प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में स्थापित हो गए। भारत में पहली बार मुगल सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। मुगल सेना को प्रताप का भय निरंतर सताता रहा, इसलिए हल्दी घाटी से गोगुंदा पहुंचने पर वह इस भय से उबर नहीं सकी। देखिए, मुगल सेना को प्रताप का भय निरंतर सताता रहा, क्योंकि उनको ये काम करना था कि महाराणा प्रताप को कैसे भी करके बंदी बनाकर मुगल दरबार में ले जाया जाए। प्रताप के एकाएक आक्रमणों के भय से मुगल लश्कर ने गोगुंदा में अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द ईंटों से इतनी बड़ी दीवार का निर्माण करवाया कि प्रताप के घुड़सवार भी कूदकर अंदर न आ सके। गोगुंदा में मुगल सेना की हालत बंदी जैसी हो गई थी। भील राणा पूंजा के नेतृत्व में प्रताप के सैनिकों ने गोगुंदा की इतनी दृढ़ नाकेबंदी कर दी कि बाहर से किसी प्रकार की खाद्य एवं अन्य सामग्री मुगल छावनियों में नहीं पहुंच सकी। इस कारण मुगल सैनिकों एवं जानवरों के भूखे मरने की नौबत आने लगी। निराश होकर मुगल सेना गोगुंदा खाली कर अकबर के दरबार में लौट गई। देखो, मुगल सेना का ये साफ इरादा था कि कैसे भी करके यहाँ पर डेरा डाल दिया जाए और प्रताप को पकड़कर जो मुगल दरबार में प्रस्तुत किया जाए, और लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाई। मेवाड़ सेना की रणनीति बहुत खतरनाक थी और इसे मुगल सेना को ये नौबत भी आ गई थी और वो गोगुंदा खाली करके वापस अकबर के दरबार में लौट गई। हल्दी घाटी की पराजय से त्रस्त होकर अकबर ने मान सिंह व आसफ खां के मुगल दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी थी। जैसा कि अपने को पता है कि राजपूत शासकों में से एक जो राजपूत शासक थे मान सिंह, जिनको सबसे ज़्यादा मुगल दरबार में मनसब प्राप्त थे, सबसे ज़्यादा सम्मान प्राप्त था, उनको हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात उनको भी मुगल दरबार में उपस्थित होने पर रोक लगा दी थी। इतना क्रोधित हो गया था अकबर। सही सेना के जाने के बाद प्रताप फिर कुंभलगढ़ लौट गए। देखो, अकबर की सेना वापस लौट जाने के बाद महाराणा प्रताप वापस कुंभलगढ़ आ गए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अगले 5 वर्ष तक प्रताप छापामार युद्ध प्रणाली से मुगलों को सकाते रहे। देखो, छापामार युद्ध प्रणाली ये होता है कि एक जगह अपनी ठिकाना यहाँ पर रखना, दूसरी जगह दूसरे दिन यहाँ पर, तीसरे दिन महीना यहाँ पर, 2 महीने यहाँ पर, ऐसे करके अलग अलग जगह पर जाना, उसको छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं। और उसी से ही उसका प्रतिरोध करते थे। अकबर ने 3 बार शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध भेजा, किंतु उसे असफल होकर लौटना पड़ा। मुगलों को असहाय व्यवस्था में पाकर प्रताप ने प्रतिरक्षा की अपेक्षा आक्रामक नीति अपनाई, जिन्होंने इसका पहला प्रयोग दिवेर में किया। इसके बाद दिवेर का युद्ध भी हुआ था और अक्टूबर 1582 में महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ मुगलों के थाने दिवेर राजसमंद को घेर लिया। जिस प्रकार मुगलों का एक ठिकाना हुआ करता था दिवेर, वहाँ पर 1582 में जो महाराणा प्रताप की सेना ने दिवेर को घेर लिया था। मुगल सेनानायक सुल्तान खां को जैसे ही इस घेरे की खबर लगी तो उसके आसपास 17 थानों
के थानेदारों को बुला लिया। जो मुगल जो सेना नायक था शाहबाज खां, उसको ये खबर लगी कि प्रताप की सेना ने हमें घेर लिया है, तो आसपास के जितने भी मुगलों के थाने थे उन थानेदारों को बुला दिया। दिवेर के पास दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। सुल्तान खां हाथी पर सवार आया था। महाराणा प्रताप के साथ युवराज अमर सिंह सहित अनेक सरदार एवं भील सैनिक थे। मुगल प्रताप ने सुल्तान खां के हाथी को मार डाला तो वो भाग गया और घोड़े पर सवार होकर पुनः युद्ध भूमि में आया। अमर सिंह तलवार लेकर सुल्तान खां की तरफ लपके तलवार का वार किया। सुल्तान खां ने तलवार के वार से बचने की कोशिश की तो अमर सिंह ने अपने भाले से उसे बींध डाला। देखो, अमर सिंह उस समय एक छोटा सा युवराज हुआ करता था, तो जिस प्रकार सुल्तान हाथी पर सवार होकर आया था, पहले यहाँ से सुल्तान खां को मतलब हाथी को मार डाला तो वो फिर भाग गया। घोड़े पर सवार होकर पुनः युद्ध भूमि में आया तो अमर सिंह का वार तलवार से इतना खतरनाक था, उससे सुल्तान खां बच गया। लेकिन अमर सिंह के दूसरे हाथ में जिस प्रकार से भाला था, उस भाले से उसको पूरा बींध डाला। इससे मुगल सेना वहाँ ठहर नहीं सकी। मुगलों की सेना को ये लगा ये छोटा सा युवराज अपने सेनापति को इस ऐसी हालत कर सकता है, तो अपनी हालत बहुत बुरी होने वाली है। दिवेर युद्ध में भी प्रताप की निर्णायक जीत हुई। इसके बाद प्रताप कुंभलगढ़ की तरफ बढ़े। कुंभलगढ़ सहित आसपास के सभी मुगल थानों पर अधिकार कर लिया। अगले 2 वर्ष तक अकबर ने मेवाड़ के सैनिक अभियान जारी रखे, किंतु उसमें असफलता के कारण 1584 के पश्चात तो अकबर का प्रताप के विरुद्ध सेना भेजने का साहस भी नहीं रहा। देखो, मुगलों का शुरुआत में प्रताप के विरुद्ध इतने आक्रमण थे, इतना प्रतिरोध किया था उन्होंने कि हर 12 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद आक्रमण होते रहते थे छोटे मोटे। लेकिन 1584 के बाद में अकबर को ये पता चल गया कि अब अपन प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उसने प्रताप के विरुद्ध सेना भेजना भी बंद कर दिया। अब प्रताप ने सावंड को अपनी नई राजधानी बनाई और आक्रामक नीति अपनाकर एक एक करके अपने पिता के काल में अकबर के हाथों गए स्थानों को पुनः विजित कर लिया। देखो, अपने पिता जिस समय उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी, किले से भागकर अपने जान बचाई थी, तो उस समय के जो क्षेत्र मुगलों के हाथ में गए हुए थे उन क्षेत्रों को पुनः विजित किया। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की अवस्था में सावंड की स्वाधीनता के इस महान पुजारी ने अंतिम सांस ली। मित्रों, 19 जनवरी 1597 को जो महाराणा प्रताप ने एक अंतिम सांस ली, महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया। सावंड में आज भी महाराणा प्रताप के महलों में और भामाशाह के हवेली के खंडर देखे जा सकते हैं। सावंड के निकट बाडोली गांव में प्रताप की समाधि बनी हुई है। मित्रों, आपको पता होगा महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सारे जीवन अपने ऐशो आराम का त्याग किया था, और जिस प्रकार से भामाशाह वगैरह ऐसे लोग उनके आगे आए थे सहायता करने के लिए, इससे हमें भी जीवन में कुछ सीख मिलती है। और याद रखिए, 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। मित्रों, इन महाराणा प्रताप के खंडरों को एक बार जरूर निहारिएगा, आपको टाइम मिले तो इनको देख कर आइएगा, कुंभलगढ़ और सावंड के महलों को और इनकी छतरी को भी देख आइए और ज़रा उस टाइम को महसूस भी कीजिए। मित्रों, देखिए, अपनी मातृभूमि का जो अपन कहते हैं ना, राष्ट्र भक्त जो होता है ना, वो मातृभक्त जो होता है, अपनी भूमि की रक्षा के लिए सारा जीवन इन्होंने त्याग कर दिया था, तो इनको सलाम है। तो चलिए हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व कैसा रहा। तो चलिए थोड़े महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व पर नज़र डालते हैं। महाराणा प्रताप श्रेष्ठ योद्धा, सच्चे जननायक थे। सभी धर्मों के लोग मातृभूमि की स्वाधीनता संघर्ष में प्रताप के साथ थे। प्रताप ने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला योद्धा बना दिया। देखो, सब कुछ साथ ला दिया महाराणा प्रताप ने। इससे महाराणा प्रताप जनमानस के लिए प्रातः स्मरणीय बन गए। अपने देश
की स्वतंत्रता एवं सार्वभौमिकता के लिए सतत संघर्ष और विविध क्षेत्र में योगदान उन्हें महान सिद्ध करता है। युद्धों में दिवंगत वीरों एवं उत्तराधिकारियों को प्रताप ने पिता की तरह स्नेह दिया और अपने पुनर्वास के लिए अपूर्व प्रयास कर मानवाधिकारों के संरक्षण का आदर्श स्थापित किया। नारी सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रताप ने कई प्रयास किए। उनके प्रयासों की बदौलत मेवाड़ में भविष्य में जौहर जैसी त्रसादी नहीं झेलनी पड़ी। देखो, महाराणा प्रताप से पहले मेवाड़ में 3 जौहर हुए थे, तो यही मतलब अपने को लगता है कि उस समय स्त्रियां सुरक्षित नहीं थी। प्रताप ने कैद की गई मुगल स्त्रियों को सुरक्षित लौटाकर नारी सम्मान का पाठ पढ़ाया। अकाल दर अकाल जूझने वाली प्रजा और शासकों के लिए जल बचत और कम खर्च में जलाशय बनाने की तकनीकी दी। यही नहीं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रताप प्रत्येक शासक और नागरिक के कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया। प्रताप का ये योगदान उनकी वैश्विक दृष्टि का परिचायक है। इसी ध्येय से प्रताप ने विश्व वल्लभ, जो संसार को प्रिय हो उसको विश्व वल्लभ बोला जाता है, के नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई। देखो, प्रताप के समय एक ग्रंथ जो विश्व आयुर्विज्ञान पर एक वृक्ष आयुर्विज्ञान पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है विश्व वल्लभ। संस्कारी जीवन ही सबको अपेक्षित करता है। प्रताप ने इस उद्देश्य से व्यवहार आदर्श जैसा ग्रंथ लिखवाया। देखो, व्यवहार आदर्श ग्रंथ भी इनके शासनकाल में लिखा गया है। विद्वान और दूरदर्शी लोगों को संरक्षण दिया। इनमें संस्कृत विद्वान पंडित शक्रपाणी मिश्र प्रमुख थे। देखो, कई बार पूछा गया पंडित शक्रपाणी मिश्र का संबंध किससे है, तो महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप के संरक्षण में लिखी गई राज्याभिषेक पद्धति भारतीय शासकों के लिए आदर्श बनी। मेवाड़ और गुजरात के शासकों सहित मराठा भी अपना अभिषेक इस पद्धति से करवाने लगे।